हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मॉर्निंग में एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में गुप्त वंश की शुरुआत की थी। और हमने गुप्त वंश में कहाँ तक कवर कर लिया था? हमने कवर कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय तक, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, यहाँ तक हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। हमें आज देखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो 9 रत्न मिलते थे उसके बारे में देखना है। यहां तक हमने सारी क्लास कवर कर ली थी, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन करेंगे कौन कौन से राजा हुए थे। सबसे पहले राजा गुप्त वंश के श्रीगुप्त। सबसे पहले राजा कौन से थे? श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन थे? रामगुप्त बोल लो, है ना, भले 5 साल के लिए ही, लेकिन रामगुप्त का नाम लो, इग्नोर मत करो उसे। और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चलो इनमें हमने बहुत सारी डिटेल देखे थे। जैसे पहले बार महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसको भारत का नेपोलियन बोला जाता था? किस राजा के बारे में वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं? समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। चलो समुद्रगुप्त के बारे में मिले। किस राजा एवं रानी के सिक्के में साक्ष्य मिले हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। रानी का नाम कुमार देवी, ठीक है ना। चलो तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी थी। आज हम देखेंगे किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में। हमने देख लिया था कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई की हत्या करके, ध्रुव देवी इनकी वाइफ रहती हैं, है ना, और एक्चुअल में वो इसके भाई रामगुप्त की वाइफ रहती हैं। और उस रामगुप्त के समय में किसका आक्रमण होता है? शकों का आक्रमण होता है, शक का आक्रमण होता है। इस आक्रमण के दौरान रामगुप्त डर के सरेंडर कर देता है और अपनी वाइफ को किसको दे देता है? शकों को दे देता है। तब कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी को छुड़ा कर लाते हैं और उससे विवाह करते हैं, और रामगुप्त को गद्दी से हटा के खुद क्या बनते हैं? राजा बन जाते हैं। और यहां से हम पढ़ते हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कुछ नवरत्न, कुछ विद्वान रहा करते थे, जिनके बारे में हमें देखना। उनमें से सबसे प्रमुख थे कौन? कालिदास। उनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख कौन थे? कालिदास, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कहानी देखी चंद्रगुप्त द्वितीय की, ये मिलती है कौन सी किताब से? देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी किताब से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम से ये कहानी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलो ठीक है ना। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? किसके शासनकाल में था? हरिसेन। किसके शासनकाल में भाई? समुद्रगुप्त। कहाँ है प्रयाग प्रशस्ति? इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ है? तो इलाहाबाद में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो, है ना। क्या हेडिंग डालोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य। अच्छा, इसके पहले भी किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है क्या? एक्चुअल में उपाधि नहीं ली है, वो नाम ही हुआ करता था। उज्जैन के राजा का नाम ही था विक्रमादित्य, ठीक है। उन्होंने ही किसको हराया था? शकों को हराया था। और उसी के बाद से कौन सा संवत शुरू किया था? विक्रम संवत। ये दूसरे राजा हैं। विक्रमादित्य की उपाधि अभी आगे चल के बहुत लोग लेंगे, लेकिन लास्ट उपाधि जो ली जाएगी वो हेमू के द्वारा ली जाएगी। हेमू अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, अकबर के समय में मध्यकालीन भारत में एक आएगा हेमू, तो वो भी विक्रमादित्य की उपाधि लेगा, जिसको हम आगे देखेंगे। चलो हेडिंग डाल लो, 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, ठीक है। एक तरफ कॉलम बना लेना इस तरीके से, 9 ज्वेल्स, 9 रत्न, इनके कार्य, कार्य मत लिखो, क्षेत्र लिख लो। क्या लिखोगे? क्षेत्र। क्षेत्र इंग्लिश में लिख लो फील्ड। कौन सी फील्ड के थे? यहां से क्वेश्चन पूछता है कौन सी फील्ड के थे। और फिर इनके लिखो कार्य, कौन सी किताबें या कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, वर्क, या आप लोग यहाँ पे बुक भी लिख सकते हो, कौन कौन सी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलो ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखो छपड़क का। सबसे पहला नाम लिखो छपड़क। छपड़क का नाम लिखो सबसे पहले। चलो ये कौन थे? ज्योतिष शास्त्र वाले थे। इनका क्षेत्र कौन सा था? ज्योतिष शास्त्र का क्षेत्र था इनका, एस्ट्रोलॉजी वाला क्षेत्र था इनका। और किताब का नाम भी क्या आता है? ज्योतिष शास्त्र।
किताब का नाम क्या आता है? इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक किताब लिखी थी। कभी पूछा नहीं गया है, बस छपड़क का नाम याद रखना। जो किताबें इंपॉर्टेंट होंगी हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष शास्त्र नाम की इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। जो किताबें इंपॉर्टेंट होंगी हम देखेंगे, एक एक करके फटाफट लिखते जाओ, लास्ट में याद करेंगे। नेक्स्ट नाम लिखो धन्वंतरी। नेक्स्ट नाम किसका आएगा? धन्वंतरी। नेक्स्ट नाम आएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन से क्षेत्र से थे? तो चिकित्सा, चिकित्सा की फील्ड से थे, मेडिकल की फील्ड से थे। धन्वंतरी कौन सी फील्ड से थे? चिकित्सा की फील्ड से थे। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है आयुर्वेद। किताब का नाम क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद किताब का नाम लिखना। किताब का नाम लिखो आयुर्वेद, ठीक है। किताब का नाम लिखना आयुर्वेद। तीसरे नंबर पे लिखो कालिदास। धन्वंतरी की भी किताब उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी प्रमुख नहीं है, ठीक है। कालिदास की किताबें बहुत प्रमुख है, सारी की सारी अभी देखेंगे, ठीक है। श्रृंगार रस पे कविताएं लिखते थे, ये कहानियां लिखते थे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस ब्रैकेट में डाल के लिख लेना। प्रेम प्रसंग, लव स्टोरीज पे ये चीजें लिखा करते थे। ठीक है, चलो इनकी किताबें लिखो एक एक कर करके। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, विक्रम उर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी का प्रेम प्रसंग है, विक्रम उर्वशीयम, पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, पार्वती परिणय, मेघदूतम, मेघदूतम, हाँ देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की, ठीक है। अभी जो देवी चंद्रगुप्तम हम जो देखते हैं ना, वो किसके द्वारा रचित है? विशाख दत्त। विशाख दत्त भी इसी के समय में लिखा गया है, लेकिन विशाख दत्त इसके 9 रत्न में नहीं आता था, उनको अलग से देखेंगे, ठीक है। लिखो कौन कौन सी किताब हो गई? कुमार संभवम हो गई क्या? एक और लिखो कुमार संभवम। नहीं, वो पंच सिद्धांत इन्होंने कहाँ लिखी है, ठीक है। हाँ, कुमार संभवम, कुमार संभवम। टोटल 8 किताबें आती हैं इसमें। रघुवंशम हो गई क्या? एक आ गई रघुवंशम। रघुवंशम, हाँ। अमरकोश इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो 2 किताबें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अमरकोश और अमरघोष, ठीक है। अक्सर वो कंट्रोवर्शियल आ जाती है, वो भी इसकी भी आती है अमरकोश, लेकिन एक नीचे एक अमर सिंह करके रहेंगे, अमर सिंह करके, वो अमर घोष लिखे हैं, इसलिए हम वो वाली चीज वहां पे लिख लेंगे। वो कंट्रोवर्शियल है इसलिए बस उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे, बाकी वो भी आती है, ठीक है। चलो पहले यहां तक याद कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी किताब हो गई कालिदास की। टोटल 8 किताब याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है।
नाम याद रखेंगे। सबसे पहला नाम किसका आता है? छपड़क का नाम आता है। सबसे पहला नाम किसका आता है? छपड़क का आता है। छपड़क कौन थे इनके समय में? ज्योतिष शास्त्र वाले थे। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड किताब लिखी है। लिखना बंद करके अब याद कर लेना सारी चीजें। छपड़क के बाद किसका नाम आया है? धन्वंतरी। कोई सीक्वेंस नहीं है, बस हमें नाम याद रखना है। छपड़क के बाद कौन है? धन्वंतरी। और धन्वंतरी के द्वारा मतलब कौन से फील्ड से थे? तो मेडिकल फील्ड से थे, चिकित्सक फील्ड से थे। और उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। ठीक है। इसके बाद नवरत्नों में से एक आते हैं कालिदास। ठीक है। कालिदास प्रेम प्रसंग श्रृंगार रस वाली कविताएं लिखा करते थे, कहानियां लिखा करते थे, स्टोरीज लिखा करते थे। और इनकी किताबों में एक बस आती है याद करने का तरीका, एक बस आती है पार्वती परिणय, बाकी सब अम बम वाली हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी अम बम वाली कालिदास की हो जाएगी। ठीक है ना, बस याद रखने के लिए एक एक करके याद रखो। देखो कुछ तो आप लोगों को ऑलरेडी याद है, जैसे मालविका अग्निमित्रम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हमने पहले बताया है। ठीक है। विक्रम उर्वशी, विक्रम और उर्वशी, उर्वशी का नाम सुने होंगे आप लोग, स्वर्ग की अप्सरा। ठीक है। चलो, तो उसके बारे में हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है। पार्वती परिणय के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है। बाकी चीजें आप लोग को याद करनी नहीं पड़ेंगी। ये दो नाम आप लोग को शायद नए दिख सकते हैं, है ना। चलो याद करेंगे एक एक करके। पहले ये 3-4 बेसिक वाली याद कर लो जो अक्सर आप सुनते आए हो। पहली कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र याद है? अग्निमित्र, हाँ वही अग्निमित्र और मालविका। ठीक है ना। तो क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम। दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। तीसरा विक्रम उर्वशियम। विक्रम और वशियम, विक्रम उर्वशियम अलग अलग, विक्रम और उर्वशी की कहानी है, विक्रम उर्वशियम। तीसरा, चौथा जो भी नंबर हो, कौन सा है? पार्वती परिणय। नेक्स्ट ऋतु संहारम, मेघदूतम। नेक्स्ट कौन सी है? मेघदूतम। उसके बाद कुमार संभवम और 8वीं रघुवंशम। ठीक है ना। तो कालिदास की कितनी किताबें? 8। एक एक करके बोलो कौन कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम, दूसरी ऋतु समारम। देख के बोलो अभी। मालविका अग्निमित्रम, दूसरी ऋतु समारम, तीसरी अभिज्ञान शाकुंतलम, नेक्स्ट विक्रम उर्वशियम, नेक्स्ट पार्वती परिणय, नेक्स्ट मेघदूतम के बाद कुमार संभवम, फिर उसके बाद रघुवंशम। ऋतु समारम हो गया था, हाँ रघुवंशम और ऋतु समारम याद हो जाएंगी ये। चलो कालिदास की कौन कौन सी किताबें हैं? मालविका अग्निमित्रम, सबको बोलना है भाई तभी याद होगा। मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, एक एक, अभिज्ञान शाकुंतलम, पार्वती परिणय, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रम उर्वशियम। हो गई 8 हो गई। समझ में आ गया ना? रिपीट तो नहीं हुई कोई सी? ठीक है। एक एक करके बोलो, जो बुक याद आ रही है वो बोलते जाओ। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशियम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई थी क्या? हो गई, वो हो गई। पार्वती परिणय, विक्रम उर्वशियम हो गई, वो हो गई। मेघदूतम हो गई है, वो भी हो गई है। 3, 2, 5, 5 किताब हो गई। हाँ रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम हो गई थी? नहीं हुई थी। मालविका अग्निमित्रम कितनी हो गई? 3, 3, 6, 7, एक बची है। कुमार संभवम नहीं हुई थी? चलो कुमार संभवम। ठीक है। तो इस तरह फिर से रिपीट करो। 3, 3, 4 लोग बचे, 2, 2 के नाम बताओ। हाँ मालविका अग्निमित्रम, हाँ कोई भी 2। ऋतु संहारम, रघुवंशम, ऋतु रघु है ना। हाँ आगे, हाँ मेघदूतम, हाँ ठीक है। देख के ही बोलो लेकिन याद करो। हाँ और कौन सी हो गई? विक्रम उर्वशियम। हाँ बची 2, कौन सी? याद रखो ना आप लोग, याद रखो कौन सी 2 बची हैं। हाँ कुमार संभवम शायद बची है, और एक और पार्वती परिणय बची है। कौन सी बची है? पार्वती परिणय। याद हुआ भाई? देखो मैं बोल रहा हूँ साथ में बोलते जाना। पहली कौन सी है? मालविका। कोई सीक्वेंस नहीं है, बस हमें 8 बुक याद होनी चाहिए, लिखी है इसने। मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, पार्वती परिणय, मेघदूतम, विक्रम उर्वशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कौन सी? कुमार संभवम, और कौन सी बच गई? रघुवंशम। ठीक है ना। तो ये टोटल कितनी किताबें हैं आपकी? 8 किताबें हैं। किसके द्वारा रचित? कालिदास के द्वारा रचित। तो आप लोग ये 8 किताबें याद रखोगे। ठीक है। चलो आगे लिखो। कितने हो गए थे यहां तक? 3 हो गए थे।
कालिदास। चलो कालिदास के बाद नाम लिखो इसका, ठीक है, 3 हो गए थे ना, कालिदास की कोई किताब नहीं बची। हाँ चलो 3 हो गए थे, तो चौथा नाम लिखो वाराहमिहिर। हाँ वाराहमिहिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कालिदास इंपॉर्टेंट है वैसे ही, ज्यादा किताबें नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके में लिखो ये खगोल शास्त्री थे। क्या थे ये? खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री थे, ठीक है। इनकी किताबें लिखो, एक किताब पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत, एक और किताब लिखो बृहद सिद्धांत, बृहद सिद्धांत। एक और किताब कौन सी है? बृहद सिद्धांत। एक और किताब मिलती है इनकी, कौन सी? बृहद, हाँ बृहद जातक, बिल्कुल। एक और किताब कौन सी मिलती है? बृहद जातका या जातक। एक और किताब कौन सी मिलती है? जातक, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो वाराहमिहिर वर रुचि। नेक्स्ट नाम लिखो वर रुचि। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इनको अच्छे से लिख लेना, वर रुचि। ये संस्कृत व्याकरण के लिए प्रसिद्ध थे, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ग्रामर के लिए। और इनकी किताब भी संस्कृत व्याकरण के नाम से ही आती है, कुछ अंतर नहीं है, संस्कृत व्याकरण लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो शंकु। नेक्स्ट नाम आता है शंकु। शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध थे, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे ये, वास्तुकला। और इनकी किताब का नाम शिल्प शास्त्र, इनकी किताब का नाम शिल्प शास्त्र। नेक्स्ट नाम लिखो हरिशेन। हरिशेन के बारे में पता है? आप लोग बताओगे हरिशेन क्या थे? हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति तो इन्होंने लिखा था, लेखक थे। क्या थे? राइटर थे, लेखक थे भाई, कवि बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? कवि, कवि थे। और इन्होंने क्या लिखा था? कहाँ है प्रयाग प्रशस्ति? प्रयागराज, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, पूरा लिख लेना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट लिखो बेताल भट्ट। बेताल भट्ट का नाम पहले भी सुन चुके हो आप लोग, है ना? ये बेताल, विक्रम बेताल वाले नहीं, बेताल भट्ट, 8वां। नेक्स्ट का नाम लिखोगे बेताल भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो बेताल भट्ट। इनकी किताब जो थी वो थोड़ी सी मैजिशियन, ये समझ लो मैजिशियन, जादूगर लिख लो, जादूगर। और इनकी किताब का नाम था मंग शास्त्र। कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, बेताल भट्ट का नाम अक्सर आता रहता है, इसीलिए किताब भी पूछी जा सकती है। लास्ट लिखो 9वां नंबर अमर सिंह। लास्ट क्या आता है? अमर सिंह। ये वर्ड वोकेबुलरी समझते, वर्ड है ना, शब्दकोश में माहिर थे। किसमें माहिर थे? शब्दकोश में माहिर थे, वोकैब्स में माहिर थे, इंग्लिश में लिखना चाहो तो वोकैब में माहिर थे। और इनकी किताब, अमर सिंह की किताब अमरकोश, अमर सिंह की किताब अमरकोश। कालिदास की भी एक किताब का साक्ष्य मिलते हैं जिसका नाम है अमरघोष, लेकिन उसके हमने नहीं लिखे थे क्योंकि इससे आप लोग कंफ्यूज होते, ठीक है ना, इसीलिए हमने वहां पे चीजें नहीं लिखे। चलो क्लियर हो गया, याद रहेंगी ये 9 किताबें, 9 व्यक्तियों के नाम, ठीक है। बस हल्का हल्का याद रखना, ऐसे कोई पूछेगा नहीं 9 व्यक्तियों में से कौन से थे, है ना, तो बस ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आप लोगों को। सबसे पहला नाम किसका देखे थे हमने? शपड़क का। सबसे पहला नाम किसका आया था? शपड़क। अभी तो आप लोग बोल ले रहे हो, क्योंकि आधे लोग इसलिए बोल ले रहे हैं क्योंकि भीड़ में आवाज निकल रही है, घर जाके भूल चुके होगे, ठीक है ना, इसलिए इसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन
लगेगा ही, है ना, क्योंकि कल पूछूंगा तो शपड़क का छा भी याद नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ याद नहीं आने वाला। तो अभी अभी हम बोल ले रहे हैं क्योंकि जस्ट हुआ है, इसलिए ये मत समझना कि याद हो गया अब तो आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसा। तो पहला नाम क्या था? शपड़क। क्या था ये? ज्योतिष शास्त्र। किताब का भी नाम सेम था। नेक्स्ट नंबर में धन्वंतरी। नेक्स्ट नंबर में कौन था? धन्वंतरी, ठीक है ना। याद नहीं हुआ तो देख के भी बोल सकते हो। धन्वंतरी किस चीज के लिए रिलेटेड था? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड था, और इसकी किताब का नाम क्या था? आयुर्वेद नाम था। नेक्स्ट नंबर पे कालिदास। कालिदास की 8 किताब, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रम और वशियम, ठीक है, कुमार संभवम, पार्वती परिणय, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, कौन सी बच गई? रघुवंशम, ठीक है ना। तो ये 8 किताबें बस आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब ये 8 किताबें याद करने से क्या होगा? ये अम बम वाली किताबें ना डायरेक्ट आती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिटन बाय कालिदास या विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन बाय कालिदास, इस तरह की किताबें आती हैं और उसमें हम कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं। तो अगर एग्जैक्ट याद होगा तो आप एग्जैक्ट आंसर कर सकते हो, अगर ऑप्शन के भरोसे गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? कालिदास। कालिदास के बाद कौन थे? कौन थे? वाराहमिहिर। वाराहमिहिर खगोल, कौन थे? खगोल शास्त्री, ठीक है। किताब का भी नाम खगोल शास्त्री जैसी चीजें मिलती उतना खास नहीं। वाराहमिहिर के बाद क्या नाम था? वररुचि। वाराहमिहिर के बाद सेम है, वाराहमिहिर वररुचि, दोनों का नाम सेम मिलता है, वाराहमिहिर वररुचि, ठीक है ना। वररुचि क्या थे? संस्कृत व्याकरण। किताब भी संस्कृत व्याकरण के हिसाब से आई थी। वररुचि के बाद कौन नाम था? शंकु। क्या नाम था? शंकु। शंकु कौन थे? वास्तु शास्त्र वाले थे, और इनकी किताब का नाम शिल्प शास्त्र, ठीक है। शंकु के बाद हरिशेन। हरिशेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति, कवि थे, ठीक है ना। चलो, और एक और क्या बचा? कौन? बेताल भट्ट, है ना। 2 बच्चे अभी बेसिकली, बेताल भट्ट। बेताल भट्ट और बेताल वाले से समझ लेना थोड़ा सा जादूगर टाइप, और जादूगर की किताब का नाम मंग शास्त्र, ठीक है ना, मंग शास्त्र। और लास्ट कौन बचा? अमर सिंह की किताब बहुत इजी है, याद रखना, अमर कोश, ठीक, कोश कोश, अमर कोश, ठीक है ना, हाँ, अमर कोश। चलो, तो उम्मीद रखता हूं कि ये 9 रत्न आप लोगों को बहुत इजीली याद हो गए होंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को याद रख लेना, इनके द्वारा किताबें जो लिखी गई हैं वो भी याद कर लेना। इसके बाद हेडिंग डालोगे अन्य किताबें, अन्य प्रमुख किताबें, जो इनके 9 रत्न नहीं थे लेकिन इसी समय बहुत प्रख्यात हुई। सबसे पहले लिखो देवी चंद्रगुप्तम, और ब्रैकेट में डाल के लिख लेना कि ये कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में है। सही है? हाँ, किसके बारे में? ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय। वो जो देवी है वो दूसरी देवी है जिनको शक ले गए थे। देवी चंद्रगुप्तम, गुप्तम किसके बारे में है? ध्रुव देवी, लव स्टोरी ऑफ ध्रुव देवी एंड चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखी गई है? लिखो विशाख दत्त। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, ठीक है। चलो, देवी चंद्रगुप्तम। लिखो हर्ष चरित्र। किताब का नाम क्या है? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, किताब का नाम क्या है? हर्ष चरित्र। किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट। किसके द्वारा? बाण भट्ट। ये किताबें अक्सर पूछ लेता है, याद रखना। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट। उत्तर रामचरित्र। उत्तर राम चरित्र। उत्तर रामचरित्र, ठीक है। और मालती माधव, 2 किताब हैं, दोनों का नाम लिखना, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। उत्तर रामचरित्र एंड मालती माधव। अब राम जी वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। चलो, तो इससे याद रखना क्या नाम है? भावभूति। अभी याद करवाऊंगा, पहले लिख लो।
नाम क्या आएगा? भावभूति। उत्तर रामचरित्र और रामचरितमानस लिख लिया, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। इसके बाद लिखो मुद्र राक्षस, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। उत्तर रामचरित्र हो गया ना, इसके बाद लिखो मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस भी किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त। विशाख दत्त की अभी हमने एक और किताब देखे थे ऊपर, कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है ना। तो मुद्र राक्षस देखो किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त। मुद्र राक्षस के बाद लिखो मृच कटिका। मृच कटिका, ठीक है ना। नेक्स्ट नाम लिखो कौन सी? मृच कटिका। ये किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। शूद्रक। मृच कटिका किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है ना। 10 कुमार चरितम, एक लास्ट बची, कौन सी? 10 कुमार चरितम। दस कुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई है? दंडिन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? दंडिन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलो क्लियर है ना। ये जितनी भी किताबें, ये एक्स्ट्रा किताबें, इन लोगों को याद रख लेना। सबसे पहली किताब कौन सी थी इसमें? हमने देवी कहां से शुरू किए थे? देवी चंद्रगुप्तम से। कौन थे इसके राइटर? विशाख दत्त इसके राइटर थे, ठीक है। अच्छा, विशाख दत्त की एक और किताब है, कौन सी? मुद्र राक्षस, ठीक है। इनको पहले याद करवा देता हूं, फिर रिवीजन कर। देखो अभी याद हो जाएगा, अभी आप लोगों को दिक्कत जा रही है, अब भी याद हो जाएगा, ठीक है। चल यहां तक है ना, क्लियर है, दिख रहा है? हाँ, सबसे पहली किताब कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम याद रहेगा आप लोगों को, इसके साथ याद कर लो भाई। देवी है, देवी क्या करती हैं? राक्षस का वध करती हैं। अरे देवी क्या करती हैं? राक्षस का वध करती हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस, ठीक है। एक और कौन सी है? मुद्र राक्षस। ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, दोनों विशाख दत्त। याद रहेगा, देवी चंद्रगुप्तम तो होप सो याद हो गई होगी, तो उसके देवी राक्षस का तो वहीं से लिंक करके दोनों याद रखना, ठीक है। हर्ष चरित्र, ठीक है ना। ये अभी जब हर्षवर्धन, अभी हम पहुंचेंगे ही, ठीक है ना, पुष्यभूति वंश में पहुंचेंगे, बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उसकी। तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो उत्तर रामचरित्र, ये ऐसे याद रखना, हर्ष चरित्र किसके द्वारा? बाण भट्ट। अभी इतने बार रिवीजन हो जाएगा, वो आ जाएगी चीज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आती है रामचरितमानस। पढ़ोगे, रामायण वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो क्या उत्पन्न होते हैं? भाव उत्पन्न होते हैं ना। राम चरित्र पढ़ने में भाव उत्पन्न होते हैं, या मालती को छोड़ो, माधव के बारे में भी पढ़ोगे तो क्या उत्पन्न होते हैं? भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या याद रखोगे? भावभूति, ठीक है। मुद्र राक्षस विशाख दत्त हो गया। मृच कटिका शूद्रक, थोड़ा सा राइम कर रहा है, वैसे याद कर लो। मृच कटिका पूछी गई है, ये सारी 10 कुमार चरित्र, मृच कटिका, मुद्र राक्षस, ये सारी किताबें पूछी गई हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। मृच कटिका किसके द्वारा रिटन है? शूद्रक के द्वारा, ठीक है ना। मृच कटिका रिटन बाय 10 कुमार चरितम। 10 जैसा आ रहा है तो वैसे 10 दिन दंडिन, इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। 10 कुमार चरितम दंडिन, ठीक है ना। क्या याद हो जाएगा? 10 कुमार चरितम दंडिन, इस तरीके से याद हो जाएगा। चलो क्लियर है ना। एक एक करके इसका रिवीजन करेंगे। विशाख दत्त द्वारा लिखी 2 किताबें, देवी चंद्रगुप्तम और, सबको बोलना है भाई, ठीक है ना, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा हो गई। अब इसके बाद बताओ दंडिन द्वारा लिखी किताब 10 कुमार चरितम, भी आने वाले हैं कुमार गुप्त, उन्हीं के चरित्र के बारे में 10 कुमार चरितम, ठीक है। चलो इसके बाद शूद्रक की लिखी हुई किताब बताओ, मृच कटिका। शूद्रक की लिखी हुई किताब कौन सी है? मृच कटिका, ठीक है। इसके बाद शूद्रक हो गए। शूद्रक के बाद बताओ कौन बच गया? इसकी बताओ, भावभूति की किताब बताओ, उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, ठीक है ना। चलो उत्तर रामचरित्र और
मालती माधव। क्लियर है ना? एक एक करके थोड़ा सा रिवीजन करो इन किताबों का। मृच्छकटिका किसने लिखी है? भीड़ में बोल रहे हो? हाँ, मृच्छकटिका शुद्रा, अब हो गया शुद्रा, ठीक है। मृच्छकटिका हो गया। मालती माधव भावभूति, ठीक है। ऋतु संहारम कालिदास, ठीक है। मंग शास्त्र, ये लिखे हुआ है क्या? मंग शास्त्र, हाँ? बेताल भट्ट, जादूगर वाली चीजों से याद रख सकते हो, ठीक है। आप बताओ। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र बाण भट्ट। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट, ठीक है। उत्तर रामचरित्र, इजी है ये तो, भावभूति, ठीक है। मुद्र राक्षस, राक्षस, हाँ, विशाख दत्त, ठीक है ना। चलो, और 10 कुमार चरितम दंडिन ने लिखी है, ठीक है ना। मेघदूतम, मेघदूतम कालिदास। ऋतु संहारम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशीयम देवी चंद्रगुप्तम कालिदास, पक्का? हाँ, विशाख दत्त, ठीक है ना। हम बम वाले में कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलो, क्लियर हो गया। तो ये सारी किताबें थी किस समय की? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की। अब हम बढ़ेंगे अपनी कहानी को आगे लेके। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया है? कुमारगुप्त। हमें वो सीक्वेंस याद है ना? वो कोड याद है? क्या था वो कोड? श्रीगुप्त के चंद्र ने समुद्र में विक्रम की से क्या था? कुमारगुप्त। शक्ल से स्कंदगुप्त, और फिर वहां पे हम एंड कर दिए थे, ये प्रमुख राजा थे। तो नेक्स्ट कहानी आती है किसकी? कुमारगुप्त की कहानी आती है, ठीक है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम, हमने किताबें देख ली है, ठीक है। कुमारगुप्त को किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? तो वो ध्रुव देवी, लव स्टोरी पढ़े हो ना अभी अभी? ध्रुव, वो लव स्टोरी वाला पुत्र है ये, मतलब ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र है। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 40 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। इसने महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका माता का नाम ध्रुव देवी था। इसने अपने शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र नामक जाति को पराजित किया। पुष्यमित्र, शुंग से कंफ्यूज मत होना, ये कोई जाति है, लोकल ट्राइब्स होती है ना, वैसी जाति है जिसका नाम क्या है? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र नामक जाति का इसने क्या किया था? दमन किया था, विद्रोह हुआ था, तो उसको जीता था। ये सब चीज एक तरफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तरफ कि इस दौरान इसने क्या किया है? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अभी तक कुछ पूछा गया है तो केवल और केवल यही पॉइंट है, महेंद्रादित्य भी नहीं पूछा गया। समझ में आ गया? ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? अरे बोलो, कुमारगुप्त। कोई प्रथम नहीं है, बस कुमारगुप्त याद रखना, क्योंकि आने वाले जो कुमारगुप्त आएंगे वो सब उत्तरवर्ती मतलब उत्तरवर्ती गुप्त शासक है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है। आगे देखेंगे इसके समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। आगे चल के बख्तियार खिलजी नामक एक है कोई, ठीक है, बस इतना। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने हो? उसी का भाई बंधु था, मतलब मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों में से एक गुलाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है। उसने इसको आग लगा दी थी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय को इमेजेस में आप देख सकते हो, ठीक है। और माना जाता है इतना बड़ी लाइब्रेरी थी यहाँ की कि महीनों तक के वो जलती रही, ठीक है ना। ऐसा एज अ फ्यूल महीनों तक दिख तो रहा नहीं होगा, महीनों तक वो सारी चीजें क्या होती रही? जलती रही। चलो, क्लियर है ना। इसके समय में क्या बना है? नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लगभग कितने? 18 गुप्तकालीन अभिलेख अगर प्राप्त हुए हैं तो वो किसके समय में? कुमारगुप्त में। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति। अब यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ रहे थे गरुड़, यहाँ पे एक और 2 आकृति मिलने को मिल रही हैं, गरुड़ टाइप ऑफ कॉइन्स और एक और मयूर टाइप्स ऑफ कॉइन्स। अलग अलग टाइप ऑफ कॉइन्स पढ़े थे हमने, व्याघ्र शैली, मयूर शैली, अलग अलग पढ़े थे ना। तो यहाँ पे 2 और ऐड करो उसमें, गरुड़ शैली और मयूर शैली के सिक्के। मतलब इन कॉइन्स में क्या बना रहता था? गरुड़ और मयूर, मोर बना रहता था, ठीक है। मुद्रा के मुख भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति, खिलाते हुए मतलब प्लेइंग विथ पीकॉक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पाई गई हैं।
कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से क्या पता चलता है, इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। 2-3 पॉइंट है, सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, मुद्राओं में गरुड़ की जगह मयूर शैली, और सिक्कों से यह पता चलता है कि इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ। शॉर्ट में लिखना सीखो, उसको पूरा नहीं लिखना है। सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के समय करीब कितने, 18। गरुड़ शैली से मयूर शैली के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सिक्कों से साक्ष्य मिला कि अश्वमेध यज्ञ किया था कुमारगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्कंदगुप्त। नेक्स्ट आता है कौन सा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से एक क्वेश्चन बनता है कि स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, हुणाद। हुण क्या थी, एक बर्बर जाति थी, एक कबीला था, समझ रहे हो, कबीला, जाति, ट्राइब। ठीक है, तो ये बर्बर मतलब क्या हुआ, एकदम वो देखियो बाहुबली में वो जो एक है ना, वो पहली वाली बाहुबली में काला काला सा कुछ अजीब सी भाषा बोलता है ना, वो भाषा भी नहीं बोल पाए, तो वही समझ लो, उससे बर्बर जाति, जहां जाएंगे जल समाधि बना देंगे उस टाइप के। ठीक है, चलो, तो उस टाइप की कुछ प्रजाति को माइंड में ले आना। इसके शासनकाल, ये स्कंदगुप्त का, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्कंदगुप्त था। इसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ है ना, और ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं, भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार। कौन से स्तंभ अभिलेख, भीतरी इंस्क्रिप्शन, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतरी स्तंभ अभिलेख पिलर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से मिलता है कि किसका, हुणों का, किसका, हुणों का आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था। किसके, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, स्कंदगुप्त के एक और नाम ऐड कर लेना, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ वर्ड याद रखना। ठीक है, कहा गया है हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। हुण मैंने बता दिया आप लोग को कौन थी, बर्बर मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ, एकदम काट देने मार देने वाली जाति थी। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी। याद रखना, गुप्त वंश में एकमात्र ऐसा शासक है जिसने यूपी साइड अयोध्या तरफ बढ़ के अपनी राजधानी बनाई है। बाकी सब लोग पाटलिपुत्र और मध्य प्रदेश में रहे हैं, लेकिन इसने अपनी राजधानी कहां ले गया, प्रेजेंट डे यूपी की तरफ ले गया, यूपी की तरफ शिफ्ट कर दिया। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है ना, स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या, और ये मैंने बता चुका हूं, बस इतना लिख लेना, मलेच्छ। और एक और अभिलेख कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के गुणों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, स्कंदगुप्त की एक उपाधि लिख लो, इसको शकरादित्य की उपाधि भी मिली थी। शकरादित्य मतलब शक को आदित्य मतलब विजय करने वाला, शकरादित्य की उपाधि भी इसने ली थी। स्कंदगुप्त का एक चीज लिख लेना, इसने शकरागुप्त की उपाधि ली थी, से ले लेते। ठीक है, और जैसे होते हैं ना, मुझे बोल दो महाराज, ठीक है, ऐसे वाली चीजें है ना, तो समझ लो अपनी से वाली चीजें रहती हैं। चलो, तो शकरादित्य की उपाधि ली गई थी। एक और पॉइंट लिखो यहाँ पे, इसने सुदर्शन झील, याद है सुदर्शन झील, बताओ भाई सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। रिपेयर किसने करवाया था, पहला रिपेयर का काम किसने किया है, सबसे पहला रिपेयर का काम, हाँ नाम, पहला देखो, पहला रिनोवेशन का काम अशोक के समय में भी हुआ है, तुषार। दूसरा रिनोवेशन का काम रुद्र दमन के समय में भी हुआ है, ठीक है ना। चलो, एक और रिनोवेशन का काम पुष्यमित्र शुंग के समय में भी हुआ है, और एक और रिनोवेशन का काम स्कंदगुप्त के समय में भी हुआ है। समझ में आ रहा है ना, इसने उसका रिनोवेशन भी कराया, उसके बगल में एक विष्णु जी का मंदिर भी बनवाया था। तो लिखो, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाया, ही रिकंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। लिखा हुआ है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पार्णदत्त स्कंदगुप्त के द्वारा ही नियुक्त किया गया था, के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
बस इतना याद रखो, इसने फिर से मतलब इसने करवाया। अब राजा खुद जाके अपने हाथ से तो करेगा नहीं, किसको ऑर्डर दे दिया था? चक्रपालित। इसी तरीके से अशोक जब किया था तो अशोक भी अपने हाथ से तो किया नहीं होगा, उसने तुषाष्प नामक एक व्यक्ति था उसी का गवर्नर, उसको बोल दिया था तुषाष्प को अशोक ने। इसने किसको बोला? चक्रपालित। इनके कुछ नाम मिलते हैं तो ये नाम याद रखना, है ना। और अभिलेख कभी भी हो, जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील, याद रखना, ठीक है ना। रुद्रदमन, जूनागढ़ अभिलेख, तो ये अभिलेखों के नाम याद रखना है आप लोगों को। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, किसके द्वारा? चक्रपालित द्वारा, ठीक है, चक्रपालित द्वारा दोबारा से क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था, ठीक है ना। ये भी याद रखना, किसने राजदूत भेजा था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के अंतिम समय में गुप्त वंश अपनी पतन की ओर बढ़ने लगा। ये आखिरी महत्वपूर्ण राजा है, हमने ऑलरेडी याद किए थे। ये क्या है? आखिरी महत्वपूर्ण राजा है, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। कौन? स्कंदगुप्त। क्लियर हुआ? ठीक है, स्कंदगुप्त वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। लास्ट रूलर नहीं है, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। किस वंश का? गुप्त वंश का। चलो क्लियर हो गई ये इंफॉर्मेशन। सुदर्शन झील के बारे में लिख लेना। सुदर्शन झील रिनोवेटेड बाय, अगेन रिनोवेटेड बाय स्कंदगुप्त, बाय चक्रपालित, और उसके बाद इसने ही सेंड एन एम्बेसडर इन चाइना। चाइना में किस सम्राट के यहाँ? सांग सम्राट के यहाँ, 466 एडी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चलो, इसने क्या भेजा था? 466 एडी में भेजा था। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये लिख लिए, है ना। ये थोड़ी सी सुदर्शन झील के बारे में इंफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुदर्शन झील से अक्सर क्वेश्चन आता है, एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे। सुदर्शन झील कहां बना हुआ है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी का नाम सुने हो? ज्योग्राफी में हम देखते हैं नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, सौराष्ट्र में गिरिनगर से निकलती है, नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने हाथों से नहीं किया होगा, है ना, तो के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। अशोक के राज्यपाल तुषाष्प ने बाद में उससे यहाँ नहर निकाली थी, मतलब समझ लो उसी का रिकंस्ट्रक्शन का काम किया था। रुद्रदमन के समय में भी अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कराई गई। यह कार्य रुद्रदमन के प्रांतीय शासक, ठीक है, प्रांतीय शासक सुविशाख, किसके? सुविशाख ने किया। प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। राजा लोग जब करते हैं तो अपने हाथों से जाके थोड़ी करेंगे, ठीक है, तो किसी से करवाएंगे। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे करवाया था? पुष्यगुप्त। अशोक ने किससे करवाया था? तुषाष्प। अशोक ने किससे करवाया था? तुषाष्प से करवाया था। रुद्रदमन ने किससे कराया था? कहां गया? सुविशाख से करवाया था, ठीक है ना। स्कंदगुप्त अभी आपने पढ़े, स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख से अत्यधिक वर्षा से झील का बांध टूट गया। सौराष्ट्र के प्रांतीय पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने झील की मरम्मत कराई। नोट, पुनः निर्माण की प्रक्रिया रुद्रदमन द्वारा सुविशाख के माध्यम से की गई थी। राजा अपने हाथ से नहीं करेगा, किसी को बोल देता था तो वही नाम है। समझ में आ गया? लेकिन ये नाम नहीं पूछते किसने किसने करवाया। तो कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और उस पर बहुत सारे लोगों ने हाथ धोए हैं बहती गंगा में, ठीक है ना। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिपेयर करवाए हैं, चाहे फिर वो अशोक हो, रुद्रदमन हो, है ना, आपके पुष्यमित्र शुंग की बात हो, या फिर आपके रुद्रदमन हो गया। एक और कौन सा नाम मिलता है? स्कंदगुप्त का नाम मिलता है। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलो, और स्कंदगुप्त के बारे में ये लास्ट इंफॉर्मेशन थी, है ना। स्कंदगुप्त के बाद के गुप्त शासक निम्न थे, ये अभी हम देखेंगे, इनका नाम छोड़ दो, है ना, और भानुगुप्त वाली भी चीजें छोड़ो। तो यहां तक याद हो गया होगा आप लोगों को क्या, कि स्कंदगुप्त के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली, और हमने एक सीक्वेंस याद किया था। वो सीक्वेंस याद है? वो सीक्वेंस कहां तक आया था? विक्रम की शक्ल देखी, शक्ल तक आ रहा था। तो ये शक्ल तक वो राजा हैं जो गुप्त वंश में बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं और जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना था। इसके बाद जो राजा आएंगे, ठीक है ना, इसके बाद जो राजा आएंगे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, नहीं है इसलिए, लेकिन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीक्वेंस अक्सर पूछ लेता है, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सीक्वेंस को हमें याद करना होगा। तो एक कोड लिखो, इसके लिए भी कोड की जरूरत बस शुरुआत में पड़ेगी, 2-3 रिवीजन के बाद चीजें हो जाएगी। कोड लिखो, गुरु कुमार, कोड लिखो, फटाफट लिखो, उत्तरवर्ती गुप्त वंश, उत्तरवर्ती गुप्त शासक, और कोड लिखना शुरू करो। गुरु कुमार बुद्ध के साथ मिलकर, गुरु कुमार बुद्ध के साथ
नर भानु गुरु कुमार बुद्ध के साथ छोटा सा लिखना, के साथ नर भानु गुरु कुमार बुद्ध के साथ नर भानु से मिलने वन्य को गए। कहां गए? नर भानु से मिलने कहां जाओगे? वन्य को जाओगे। तो नर भानु से मिलने कहां गए हैं? वन्य को गए। ठीक है, चलो याद करें इनको। क्या देखा हमने? गुरु कुमार नर भानु के साथ, गुरु कुमार बुद्ध के साथ नर भानु से मिलने कहां गए? वन्य को गए। वन को गए, जंगल। हम वन्य लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। तो गुरु से याद रखोगे पुरु। गुरु से क्या याद रखोगे? पुरुगुप्त। पहले राजा का नाम, मतलब कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जो पहला राजा आया है वो कौन है? पुरुगुप्त, है ना। ये आ गए आपके कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त एक पहले पढ़ चुके हो, स्कंदगुप्त के पापा। और ये कौन है? कुमारगुप्त द्वितीय। बुद्ध से आएगा बुद्धगुप्त। ठीक है, बुद्ध से क्या आएगा? बुद्धगुप्त। नर से नरगुप्त। नर से क्या नाम आएगा? नरगुप्त। भानुगुप्त। भानुगुप्त। वन्यगुप्त। ठीक है, वन्य से क्या आएगा? वन्यगुप्त। और गुप्त वंश का आखिरी शासक विष्णुगुप्त। ठीक है ना, गुप्त वंश का आखिरी शासक विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का आखिरी शासक विष्णुगुप्त। इन पूरे के बारे में आप लोगों को केवल एक इंफॉर्मेशन याद रखनी। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो मैं बता रहा हूं, जो पता नहीं कितने बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखनी है। पता है किसी को? क्या है? एरण अभिलेख। ठीक है ना, चलो बहुत फेमस है ऑलरेडी। कहां है एरण अभिलेख? कहां है एरण अभिलेख? सागर। सागर कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एरण अभिलेख कहां है? सागर, मध्य प्रदेश। एरण अभिलेख कहां है? सागर, मध्य प्रदेश। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में कौन सा है? एरण अभिलेख पड़ता है। ठीक है, चलो कहां तक हो गया? सागर अभिलेख कहां है? एरण अभिलेख कहां है? सागर, मध्य प्रदेश में। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। चलो कहां है? सागर, मध्य प्रदेश में। ये इंफॉर्मेशन बस याद रखनी है। और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज विष्णुगुप्त। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो बस इतना याद रखना था। एक बार कोड बोलो। कोड क्या था? गुरु कुमार बुद्ध के साथ। ठीक है ना, बुद्ध के साथ नर भानु। नर भानु जानते हो? नर भालू। भालू तो जानते होगे। नर भालू, वो भेड़िया मूवी आई होगी अभी, तो है ना, वो भेड़िया मूवी आई थी ना? नहीं पता? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता है तो, है ना। वरुण धवन की थी, जानने लायक भी नहीं थी। ठीक है, चलो तो नर भालू से मिलने, तो उस तरीके से याद रख लेना। नर भानु से मिलने कहां गए? वन को गए। ठीक है, तो गुरु से याद आ जाएगा पुरुगुप्त। किसके साथ? कुमार। तो कुमार मतलब कुमारगुप्त द्वितीय। बुद्ध तो क्या नाम आ जाएगा? बुद्धगुप्त। किसके साथ? नर, तो नरगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। वन्य गुप्ती। वन गुप्त नहीं आता, वन्य। इसीलिए हम वन को गए नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वन्य को गए। तो नाम क्या जाता है? वन्यगुप्त। और इस वंश का आखिरी राजा विष्णुगुप्त। ठीक है ना,
इस वंश का आखिरी राजा कौन है? विष्णुगुप्त। देखो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक निम्न थे: पुरुगुप्त, गुरु कुमार, ठीक है, गुरु कुमार गुप्त द्वितीय, किसके साथ? बुद्धगुप्त, बुद्धू नहीं है ये, बुद्ध है, ठीक है ना, बुद्धगुप्त, नरगुप्त नाम आता है, पूरा नाम क्या आता है? नरसिंह गुप्त आता है, ठीक है, पूरा नाम क्या आता है? नरसिंह गुप्त। नर भानु से मिलने कहां गए थे? वैन्य को गए थे। बीच में बहुत कम समय के लिए कुमारगुप्त तृतीय था, अदरवाइज लास्ट याद रखो कौन है? विष्णुगुप्त। इस वंश का आखिरी राजा कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है, याद रहेगा। इस वंश का आखिरी राजा कौन है? विष्णुगुप्त। क्लियर है? चलो, विष्णुगुप्त को बस आप लोगों को याद रखना है और किसी का नहीं, ठीक है। चलो, इसके बाद लास्ट राजा कौन था हमारा? विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त की हत्या माना जाता है पुष्यभूति नामक किसी के सामंत ने की है, और एक्चुअल में इस समय तक जब ये विष्णुगुप्त का समय आया है ना, तब ये साम्राज्य बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है और आजाद हो गया है। और इसके बाद बेसिकली गुप्त वंश की जो सीक्वेंस चल रही है, इसके बाद एक लास्ट वंश आता है उत्तर भारत का, जिसको आप लोग जानते हो वर्धन वंश के नाम से या पुष्यभूति वंश के नाम से, क्योंकि पुष्यभूति वर्धन ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, इसीलिए हम उसके बारे में जानते हैं। और इसका सबसे फेमस या प्रसिद्ध राजा बोला जाए तो वो कौन था? हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो इसके बाद हम उसके बारे में देखेंगे, थोड़ी सी इसकी स्टोरी कंप्लीट कर लो। भानुगुप्त के समय में सती प्रथा, अच्छा एरन अभिलेख में था क्या वो तुम्हें बताना भूल गया। एरन अभिलेख में क्या था? सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? एरन अभिलेख से मिले हैं, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। भानुगुप्त के समय में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य लगभग 510 एडी के समय में एरन अभिलेख से मिलता है। विष्णुगुप्त वंश का अंतिम राजा माना जाता है। लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? उत्तरवर्ती गुप्त वंश के बारे में। और यहां पे हमारा पूरा की पूरा गुप्त वंश कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलो, फटाफट इस चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। चलो, क्लियर हो गया यहां तक? एरन अभिलेख के बारे में हमने सारी जानकारी देख लिए हैं, है ना। ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। प्रशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। किसका प्रशासन? प्रशासन मौर्य सॉरी गुप्त वंश का। तो थोड़ा सा पॉइंट, एक हेडिंग डालो, गुप्त वंश का प्रशासन। इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे बस, उतने में काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में अंदर देख ली है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त डायनेस्टी। चलो, क्लियर हो गया? ठीक है, प्रशासन के नाम पे 2-4 पॉइंट लिखना होगा। लिखो, गुप्त वंश के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। इट इज नोन एज द गोल्डन एरा। इस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलो, गुप्त काल के समय को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। एलोरा की गुफाएं, इसी दौरान एलोरा एवं बाघ की गुफाएं, दोनों पॉइंट लिख लो यहीं में। एलोरा एवं बाघ की गुफाएं, एलोरा एवं बाघ की गुफाएं इसी दौरान बनकर पूरी हुई। छुआछूत भेदभाव की शुरुआत गुप्त वंश से शुरू हुई। छुआछूत भेदभाव की शुरुआत गुप्त वंश से शुरू हुई। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, और अनटचेबिलिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्त डायनेस्टी। और पॉइंट लिखो, अफगानिस्तान में, एक पॉइंट लिखो, अफगानिस्तान में
अफगानिस्तान, और ब्रैकेट में डाल के लिख लो बामियान। जगह का नाम, मूर्ति का भी नाम, दोनों मिलता है, बामियान में इस समय की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति पाई जाती थी। अफगानिस्तान बामियान में इस समय की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति पाई जाती थी, जिसको बाद में आतंकवादी ने खंडित कर दिया। खंडित कर दिया इन द सेंस तोड़ दिया है, बहुत सारे उस पर अटैक हुए हैं, तोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसको बाद में अब आतंकियों ने आतंकवादी हमलों से खंडित कर दिया गया। बाल विवाह का चलन चलता था, बाल विवाह बहुत ज्यादा होने लगा था। वैश्यावृत्ति वाली महिलाओं को पूतनी कहा जाता था। The women who accepted prostitution were called as पूतनी। अच्छा, कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? नहीं पता है? ये बताना भूल गया मैं। कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पता है ये? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो यहीं लिख लो। कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कौन है? मिस्टर कालिदास, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इतनी सारी किताबें देख पा रहे हो, इतनी सारी लव स्टोरीज वगैरह, तो वहां से आप लोग ऑलरेडी लिंक कर सकते हो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलो यहां से शुरू होता है हमारा पुष्यभूति वंश, जिसको विच इज ऑल्सो नोन एज वर्धन वंश। इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहां से शुरू होगा, एक ओवरव्यू दूंगा, हम नेक्स्ट क्लास से पुष्यभूति वंश शुरू करेंगे, लेकिन कहानी सुन लो, अगली टाइम पे नेक्स्ट क्लास जो होगी याद आएगी। देखो ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। साउथ इंडिया में अभी हम नहीं जाएंगे। ये देखो पुष्यभूति लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये लेटर गुप्ता, लेट गुप्ता, मतलब बाद वाले गुप्ता जो थे वो इस दौरान पे थे यहाँ पे, है ना, देख पा रहे हो। तो ये देखो ये क्या है? पुष्यभूति, पुष्यभूति, मौखारीज, लेट गुप्तास, बाद वाले गुप्ता के इतना ही क्षेत्र बचा था। अभी इन पे ध्यान मत देना, कलछुरी, चालुक्य, पल्लवास, अभी इन पे ध्यान मत देना। अभी बस देखो पुष्यभूति, है ना, कन्नौज वाली चीज देख लो, लेट गुप्तास, बाद के गुप्ता इतने ही बचे थे बस, ठीक है, थोड़ा बहुत वल्लभी और चालुक्य वगैरह तो मैं अभी हम लास्ट में देखेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया, है ना। ये देखो हुना दिख रहे हैं, अभी हुना का आक्रमण हुआ था, किसके समय में हुआ था? बहुत बढ़िया, किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट किसके बारे में चीजें शुरू होंगी? पुष्यभूति वंश के बारे में। किसके बारे में? पुष्यभूति वंश, है ना। हमने कहां तक कहानी, बस एक कहानी बताऊंगा, लिखना कुछ नहीं है, बस कहानी सुनो आराम से, ठीक है। देखो हुआ क्या, लास्ट राजा कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त। लास्ट राजा कौन था? विष्णुगुप्त। किल्ड बाय पुष्य, अरे बताया ना अभी, किल्ड बाय कौन? पुष्यभूति। इसी ने अपने नाम पे तो वंश शुरू किया है, पुष्यभूति वर्धन। किल्ड बाय पुष्यभूति वर्धन। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो संस्थापक रहते हैं वो उतना कुछ खास कार्य करता नहीं है ना, हर कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता, कोई बात नहीं, है ना। इसीलिए तो पुष्यभूति वर्धन का बेटा कौन था? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। यहां से कहानी सुनना, लिखने पे मत लगे रहना कि लिखना है लिखना है लिखना है, नोट्स नोट्स, ठीक है, कहानी सुनना ध्यान से। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान। कितनी संतान? बेटी का नाम राजश्री, हंसी आ गई कईयों के चेहरे पे, है ना, राजश्री। बड़े बेटे का नाम राजवर्धन, बड़े बेटे का नाम, और छोटे बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम
छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन। समझ में आया? बड़े बेटे का नाम राजवर्धन, छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन और बिटिया का नाम क्या है? राजश्री। ठीक है ना। बिटिया की शादी करवा दी गई। बिटिया की शादी कहां करवा दी गई? कन्नौज। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन। ठीक है, मैरिड। ठीक है, कहां शादी करवा दी गई? ग्रहवर्मन के पास। जैसे बेचारी की शादी हुई है राजश्री की, ग्रहवर्मन के तो ग्रह खराब हो गए, नक्षत्र खराब हो गए। कैसे? जस्ट इसके ग्रहवर्मन को किसने हत्या कर दिया? कन्नौज के जस्ट नीचे वाला इसका राजा था, इनसे पुरानी दुश्मनी चल रही थी। विवाह होने के पश्चात, है ना, ग्रहवर्मन की हत्या हो गई। विवाह होने के पश्चात क्या हुआ है? ग्रहवर्मन की हत्या हो गई है। और ग्रहवर्मन की हत्या किसके द्वारा हुई है? देवगुप्त। ठीक है ना, किल्ड बाय देवगुप्त। देवगुप्त। कहानी सुनते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। याद करोगे याद नहीं होगा, कहानी सुनो याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है। पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन के बाद उनका बेटा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान, राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजश्री की शादी हुई कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन को हत्या कर दिया उनके जस्ट नीचे मालवा वाले राजा ने, जिसका नाम क्या था? देवगुप्त, है ना। और एक्चुअल में तो ये इसको भी मारने दौड़ा। कौन? देवगुप्त की कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। चलो, इसको भी मारने दौड़ा। राजश्री किसी तरीके से अपनी जान वान बचा के जंगल अंगल की तरफ भागी, है ना। लेकिन ये सारी खबर किसको मिल गई? ऑब्वियसली प्रभाकर वर्धन के बाद जो बड़ा बेटा था वही राजा था। ये सारी खबर पहुंच गई थी किसके बाद? राजवर्धन के पास, है ना। अब राजवर्धन बोला बदला लेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ठीक है ना। तो राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की। राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है ना। बोला नहीं, बहन का बदला तो लिया जाएगा, बहनोई को मारे तुमने हमारे। ठीक है। तो बहनोई के हत्या की बदला ले लिया किसने? राजवर्धन ने। अब देवगुप्त का एक परम मित्र था जो कि गोंड शासक था। कौन सा शासक था? गौण शासक था। गोंड GOND वाला जो गोंड जाति पाई जाती है वो नहीं, गौण एक थे, है ना। कहां थे? बंगाल। ठीक है, बंगाल तरफ के थे। और राजा का नाम क्या था? शशांक। क्या नाम था? शशांक। इस शशांक को बोला नहीं, मेरा मित्र था, आमी बदला लेवे। ठीक है ना। हाँ, तो इस शशांक ने क्या किया? बदला लिया। और शशांक ने किसकी हत्या कर दी? मतलब तुमने मेरे दोस्त को मारा क्यों? ठीक है। अब इस दौरान पे हर्षवर्धन कितने साल का था? केवल 17 साल का था। हर्षवर्धन ने बोला तुम लोगों ने मिलकर मेरी पूरी फैमिली साफ कर दी, है ना। बोले छोड़ूंगा तो नहीं मैं भी। तो हर्षवर्धन ने किसकी हत्या करी? ये आपस में लड़ाई के चक्कर में उत्तर भारत खाली हो गया। समझ में आ रहा है ना। आपस की लड़ाई के चक्कर में उत्तर भारत खाली हो गया और लास्ट में हर्षवर्धन ने मार दिया किसको? शशांक को मार दिया। और देखा जाए तो इधर का उत्तर भारत खाली हो गया और एकमात्र राजा बचा हर्षवर्धन। समझ में आ रहा है ना। एकमात्र राजा कौन बचा? हर्षवर्धन। अब उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने पहले तो, अब हर्षवर्धन ने कोशिश किया कि भैया उसकी बहन मिल जाए। बड़े मुश्किल से एक बौद्ध, पता तो था जंगल में गई है ना, तो एक बौद्ध भिक्षु की मदद से, है ना, उसकी बहन मिली। तो हर्षवर्धन ने विवाह भी नहीं किया, अपनी बहन को ही गद्दी में बैठाया और बहन के थ्रू शासन करवाया पूरे टाइम। अब हर्षवर्धन जब तक था तब तक सब कुछ बढ़िया था, है ना। उत्तर भारत में एक राज्य चल रहा था। लेकिन हर्षवर्धन की क्योंकि कोई संतान नहीं थी और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक शून्य काल स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? शून्य काल स्थापित हो गया। मतलब पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो गया। आप कौन राजा बने? ठीक है, कोई मजबूत राजा नहीं था। और ये सारी कहानियां चल रही थी नर्मदा नदी के ऊपर तरफ, नर्मदा गोदावरी के आसपास के तरफ। ठीक है। अब इस समय दक्षिण भारत के राजवंश बहुत ज्यादा प्रखर हो चुके थे। ठीक है ना। चालुक्यास, पल्लवास, चेर, चोल, पांड्या, ये सब जिनको अभी आप लोग पढ़े नहीं। अब इन लोगों ने शुरुआत कर दी इसके क्षेत्र को आक्रमण करने की। हर्षवर्धन ने ट्राई किया था साउथ में जाने का, लेकिन फेल हो गया, हार गया था वो। देखोगे आप लोग आगे, यहाँ पे नाम आएगा, है ना, हार गया था। ठीक है। अब हुआ क्या? अब इन लोगों ने कहाँ आक्रमण जाना शुरू किया? हर्षवर्धन। अब ये अकेले नहीं तो जो यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे। गुजरात तरफ भी एक शासक था जो यहाँ पर आक्रमण करना चाह रहा था और उत्तर तरफ भी एक शासक था जो यहाँ पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो इस उत्तर भारत के क्षेत्र में ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल शुरू हो गया। तीन गुटों की मतलब 3 गुटों के बीच युद्ध शुरू हो गया। किस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए। ठीक है ना। और इन सारी चीज जब हम आपस में लड़ते हैं तो फायदा कोई तीसरा उठाता है। जब हम इन सारी चीजों के लिए लड़ रहे हैं तब पहली बार विदेशी आक्रमण का यहाँ आना
शुरू हुआ है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और बाबर। समझ में आया? इस तरीके से आप लोगों की किसकी एंट्री हो जाएगी? मध्यकालीन भारत की। लेकिन उसके पहले अभी चीज खत्म नहीं हुई है ना। चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, चालुक्य, चालुक्य वेंगी के चालुक्य वगैरह, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, अलग अलग चालुक्य आएंगे। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है और इनको रिलेट करेंगे हम लास्ट में किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ। और वहां पे आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? और जब हम ये उत्तर की सारा गुप्त गुप्त पढ़े तब ये सारी चीजें भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बाद वेट कर रहे हैं जब तुम खत्म होगे तभी हम शुरू होंगे। वो सारी चीजें चल रही है लेकिन पैरेलल हम नहीं पढ़ते हैं। अब धीरे से हम कौन सा वंश खत्म करेंगे? वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश खत्म करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे कहां से? दक्षिण भारत से। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? चलो, तो उम्मीद करता हूं ये वाली कहानियां आप लोगों को समझ में आएगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे कौन सा? अपना पुष्यभूति वंश और इसके आगे की कहानी। आने वाले एक हफ्ते में करीब आप लोग की एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुकी होगी। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।